नमस्कार, स्वागत है आपका की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। क्या कुछ परिवर्तन हुए? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एआईसीटी के पूर्व चेयरमैन और एनईटीएफ के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। सहस्त्रबुद्धे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो आप की पॉइंट के तौर पे समझाएं अगर, तो वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो 2014 से हम 2024 के बीच में देख सकते हैं? सबसे पहले शिक्षा का महत्व जो है उसके वजह से बहुत सारी नई नई शिक्षा की संस्थानें, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो, और वैसे ही डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस, और हम देखते हैं कि ट्रिपल आईटीज़, ये सभी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरुआत की, तो एजुकेशन सभी लोगों को पहुंचने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और उस दायरे में गत 10 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो आया, वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी, उनका जो रिपोर्ट आया वो 2020 में जो आया था, उसके हिसाब से बहुत सारे बदलाव बाद में शुरू हो गए। अगर स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हम पहले तक पढ़ते आए थे 10+2+3, लेकिन अभी जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आया है 5+3+3+4। इसके अलावा बहुत सारे आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिदृश्य हैं। उसमें कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं जो भारत सरकार ने उसमें दृढ़संकल्पित तौर पर मेंशन की गई हैं? आप उसको बताइए कि एनईपी है क्या बेसिकली। हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद 10वीं तक की शिक्षा सभी लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास तो शुरू हो गए थे। लेकिन जो 10+2 यानी 10 के साथ 2 साल का जो प्रावधान पहले था, उसके जगह में आपने सही कहा अर्चना जी, 5+3+3+4 ये सुझाव इस संस्था को सबको दिया गया है। तो पहले 5 साल जो है उसमें बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, कुछ जो खिलौने होते हैं उनके माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए हो, या नेचर में बाहर जाके देखने के लिए, ऐसे बच्चों को बहुत ही रुचिदायक और इंटरेस्टिंग वे में सिखाने के लिए ये पहला 5 साल का कदम होगा। उसके अगले 3 साल में हम जो 3 Rs कहते थे, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। और उसके अलावा ये सारी शिक्षा शुरुआत से ही अपने अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, इसके बाद भी जोरदार उसके कहा गया है। इतना ही नहीं, बाद में उच्च शिक्षा के लिए जो 10वीं के बाद जो 2 साल अभी है 12वीं, और बाद में जो 15 साल का होगा, उसके बाद भी जब इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, मेडिकल में कहीं भी छात्र जाते हैं तो उनको मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा भी उसमें प्रावधान करने के लिए कहा गया है। तो मेरे ख्याल से ये 5+3 पहले 8 साल के बाद, यानी जब बच्चे 11 साल के हो जाएंगे, तब वो नेक्स्ट फेज़ ऑफ 3 इयर्स जो 3 साल है, उसमें उनको कौशल शिक्षा भी मिलनी चाहिए। तो कौशल शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स भी होते हैं उनको हाथ से काम करने की कई आदत नहीं होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज पाते हैं। तो इसलिए एक तरफ हायर एजुकेशन में इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप के साथ साथ उनको अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, ये भी दिया गया है। और लास्ट 4 साल जो है 8वीं के बाद, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो आज की है, उस टाइम में वो जब लास्ट 4 ईयर का फेज़ है, उसमें आज के दिन जैसे रेजिमेंटेशन है, यानी आप आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, लेकिन उस वक्त हमको मैथमेटिक्स के साथ म्यूज़िक, केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस, या फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी या फिलॉसफी लेने के लिए भी परमिशन होगी। उसके बावजूद जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके आईआईटी के लिए भी आ सकते हैं, और जो विषय उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से नहीं लिया है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उनकी इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरुआत हो सकती है। वैसे ही किसी ने बायोलॉजी नहीं लिया था 11वीं 12वीं में, तो उसको भी बायोलॉजी के बिना मेडिकल में सीट जरूर मिल सकेगी, लेकिन उसके बाद उसको जो बेसिक बायोलॉजी सीखनी है वो सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा एक प्रावधान जिसमें मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये सभी चीज़ें इस शिक्षा नीति में दी गई है।
कौशल विकास की आपने बात की कि भारत सरकार जो शिक्षा प्रणाली आगे विकसित करना चाहती है उसमें कहीं ना कहीं एकेडमिक के साथ साथ लोगों को, बच्चों को सिखा करके बताना, वो उसके साथ साथ आपने मातृभाषा की बात की। लेकिन आरोप ये भी लगता है कि क्या हम पीछे जा रहे हैं, हमें हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आज के आधुनिक समय में हम क्यों ये मातृभाषा पे फोकस कर रहे हैं? इसके साथ साथ वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो हम इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से दूरगामी तौर पर देखेंगे? देखिए, आज भी हमारा जो हायर एजुकेशन का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जिसको कहते हैं वो 27% है। जब हमको स्वातंत्र्य मिला था तब तो वो बहुत ही कम था, 0.7% था। वहाँ से 27% आने के लिए हमको करीब करीब 75 साल लगे हैं। और हम अगले 10-15 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 50% जाने की कामना करते हैं। और ये यदि होना है तो उसके लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। जो दूर दराज जगह में, गाँवों में, ट्राइबल एरिया में है, उनको बड़े बड़े शहरों में या टाउन्स में आके शिक्षा लेने के लिए प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम लेवल जो है उसके हिसाब से उनको यदि गांव से बाहर आना है तो हॉस्टल का खर्चा आएगा, रहने के लिए खाने पीने का खर्चा आएगा, फ़ी का खर्चा आएगा। तो इसलिए एक तरफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, जो घर में बैठ के इंटरनेट जहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ अपना एक छोटा सा लैपटॉप या मोबाइल लेके अपना पढ़ाई कर सकेंगे, ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ ये बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेते हैं, उनको अचानक जब सब कुछ अंग्रेजी में होता है तो उनको समझ में नहीं आता है। कई बार जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और जिन्होंने 80-85% अपने 10वीं 12वीं में किया है, उनको भी जब अंग्रेजी में सब होता है तो अचानक उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कई बार एक आध विषय में फेल भी हो सकते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा बहुत आवश्यक है। और आप जैसे कह रहे थे कि इसमें हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी के अलावा तमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमीज़ हो, बंगाली हो, ये सारी भाषाओं में मातृभाषा में अपनी अपनी शिक्षा होने के लिए प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कहा है। ऐसा मतलब ये भी नहीं है कि सबको फोर्स करके अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए, जिसको जो मर्जी है वो कर सकेंगे। लेकिन जब ये प्रावधान ही नहीं है तो ऐसे दूर दराज जगह के जो बच्चे हैं वो सामने नहीं आते हैं, अपनी अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जो दूर दराज जगह में, गाँवों में और जंगलों में रहने वाले छात्र होते हैं, उनको अपने नेचर के साथ रहने के वजह से उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत सारा बड़ा बड़ा नवाचार, इनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन शहरों के कंक्रीट जंगल में रहने वालों को ये जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए इन सब लोगों को यदि हमको राष्ट्र के साथ जोड़ना है, शिक्षा के साथ जोड़ना है, हम जब इक्विटी की बात करते हैं, सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक ही प्रावधान होगा कि जहां इन सब छात्रों को अपने अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए प्रावधान करना है और उनको उसके बाद अपने आप अंग्रेजी भी सीखेंगे। हम ऐसा अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी भी सीखेंगे, चाहिए तो फ्रेंच सीखेंगे, जर्मन भी सीखेंगे, जापानीज भी सीखेंगे। और एक बात है कि बहुत लोग पीछे जाने की बात करते हैं, तो दुनिया के सबसे अच्छे बड़े टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले जो देश है, जर्मन हो, फ्रेंच हो और जापानीज़ हो, सिंगापुर हो या चाइनीज़ हो, ये सब लोगों ने अपने अपने मातृभाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा, मेडिकल शिक्षा करके उन्होंने प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए आज यूज़ करते हैं। इसका मतलब मातृभाषा में सीखने से कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं है। उल्टा वो सोचने का ढंग जो बचपन से जो सीखे उसमें से अच्छा हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी मातृभाषा की वजह या कोई भी भाषा जो है हर्डल नहीं होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। इनोवेशन की आपने बात की और साथ के साथ ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें। कोविड टाइम पे हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी बेनिफिशियरी हुई और उसके कई प्रणाली विकसित हुई कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कई कोर्सेज भी उसमें दाखिला भी ले सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। वो कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, माइलस्टोन साबित होगा शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे पैंडेमिक के समय पे हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सारा लॉकडाउन हो गया था, तो यदि शिक्षा चालू रखनी है तो ऑनलाइन ही एक माध्यम था। और भारत ने जो डिजिटल इंडिया माध्यम से जो अपना इंटरनेट का फैलाव बढ़ाया था, उसका फ़ायदा उस समय पे हुआ।
थोड़ा लर्निंग लॉस ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए सीखना, टीचर के साथ बैठ के सीखना और ऑनलाइन में सीखने में थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर होता है। लेकिन इसका एक और अच्छा प्रभाव ये हुआ कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में यदि अच्छे प्राध्यापक नहीं भी है तो दूसरों के कॉलेज के प्राध्यापकों से हमको सीखने के लिए मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। और भारत ने जो अपना इंडिजिनस मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज का स्वयं नाम का जो पोर्टल तैयार किया, उसमें अभी 4000-5000 के ऊपर कोर्सेज है। अपने घर में बैठ के कहीं भी दूर दूर जगह में जो है छात्र इंटरनेट जहाँ है वहाँ से वो कोर्स कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और उसके क्रेडिट जो पाते हैं वो अपने साथ जोड़ सकते हैं। और उसी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, उसके लिए भी लाभ होगा। हमने अपार आईडी क्रिएशन करने का एक बात की है कि हर छात्र को यूनिक आईडी, जैसे आधार आईडी है वैसे ही हर छात्र को एक अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इस नाम से अपार का मतलब ही बहुत सारे, विस्तृत रीति से अनेक उपयोग उसके हो सकते हैं। और ये जो एंट्री और एग्जिट शिक्षा में आसान हुई है कि बीच में लड़कियां और स्कूल छोड़ देती थी, कॉलेज छोड़ देती थी, शादी वजह हो या कोई भी वजह हो, तो अभी जो एंट्री और एग्जिट आसान हुई है उसको कैसे समझें कि मतलब क्या चेंजेस आए हैं? तो मैं जैसे कहा कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट में किसी को वो शिक्षा उसकी रुचि नहीं है इसलिए भी छोड़ सकते हैं, और उनको खाली हाथ जाने के बजाय जो 4 साल का प्रोग्राम है उसमें 2 साल हो गए हैं तो हो सकता है डिप्लोमा, 3 साल हो गया तो माइनर डिग्री, और 4 साल पूरे हो जाएंगे तो ऑनर्स डिग्री के साथ बाहर जा सकते हैं। ये एक बात होगी। किसी किसी को घर में कोई तनाव हो गया, कोई घर में शिक्षा लेने के लिए कोई असुविधा हो गई, किसी भी कारण से पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया इसलिए लड़कियों को वहाँ दूसरे जगह में जाने में, हॉस्टल में रहने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए टेम्परेरीली जिसको शिक्षा से बाहर जाना है उनको वापस आने का रास्ता पहले जो नहीं था वो इसमें तैयार हो गया है। तो इंडियन